खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी के 6 चैप्टर का तैयारी हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। 7वां चैप्टर का रिवीजन अब हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग 2026 के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकें। 7वां नंबर जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका विकास, इवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें मुख्यतः 9 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, दूसरा है जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, तीसरा है विकास के प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, चौथा है अनुकूली विकिरण क्या है, जिसमें डार्विन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और जीव विकास में लेमार्क और डार्विन के बारे में चर्चा करेंगे। विकास की क्रिया विधि क्या होती है, हार्डी बेन वर्ग सिद्धांत है, इसमें एक समीकरण मिलेगा जो मैथ से मैच करेगा। उसके बाद है विकास का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जीके संबंधी, ऑब्जेक्टिव संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और लास्ट होगा मानव का उद्भव और विकास। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वह जीवन की उत्पत्ति है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जीवन की उत्पत्ति से पहले यह जानना जरूरी होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति जानने से भी पहले अगर हम पहुंचे तो ये जानना होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। इस किताब में एनसीईआरटी के अनुसार इस सिद्धांत में, इस बुक में जो मेंशन है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट। ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। सभी तत्व, जब पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय सभी तत्व गैस के रूप में थे। सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस। तो उस समय सभी तत्व जो भी थे सभी के सभी गैस फॉर्म में थे। वह बादल जैसे भ्रमण करता है वैसे भ्रमण करते थे। संयोग बना और 80% से अधिक गैस आपस में टकरा गए संयोगवश, और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग गोले के रूप में, आग के गोले के रूप में अलग हुए, बिखरे। उसी में से एक गोला था पृथ्वी। पृथ्वी शुरू में आग का गोला हुआ करता था, जो धीरे धीरे ठंडा होता गया। हम जानते हैं कि जब आग जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, वाष्प निकलता है। वह धुआं के रूप में ऊपर गया और बादल बना, संघनन हुई और बारिश हुआ। बारिश हुआ तो जहां जहां गड्ढे थे वह समुद्र, सागर, नदियों इत्यादि में परिवर्तित हो गए, और सबसे पहला जीव उसी पानी के अंदर आया था। उसमें भी सबसे पहला जो जीव आया था वह अवायवीय था, यानी बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता था। उसके बाद उसमें वायवीय जीव आ गए। अब इसमें बात आती है कि पानी के अंदर जो तत्व थे वह कौन कौन से थे। तो कुछ तत्वों को हम यहाँ आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी का निर्माण, सौर मंडल में पृथ्वी की रचना जो हुई थी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ये दिमाग में सेट रखना है। 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पानी के अंदर कौन कौन से तत्व मुख्य रहे होंगे? तो उसमें कार्बन रहा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि थे। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2 का निर्माण किया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O का निर्माण किया। उसी तरह हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण किया, और ये आपस में अभिक्रिया करके प्रोटीन बनाए। प्रोटीन के बाद RNA का निर्माण हुआ, RNA से DNA बना, DNA से एक कोशिका बनी जो प्रथम कोशिका के नाम से जानी जाती है। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं अगले पेज में। अगले पेज में एक ग्राफ है, एक चित्र है। ये चित्र जो है या ये प्रैक्टिकल जो है, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अमेरिकन वैज्ञानिक, उनका नाम था SL मिलर, और इन्होंने ये प्रैक्टिकल 1953 में कंप्लीट किया था। एग्जाम में मिलर का प्रयोग पूछ देता है। जो प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अपने आप हुआ था उसे मिलर ने एक प्रैक्टिकल में दिखाने की कोशिश किया। तो देखेंगे इसमें मिलर ने एक
पात्र रखा है, पात्र में नली है, नली ऊपर से आती है, इसमें जाता है और यहाँ पर स्पार्क किया जाता है, यानी करंट दिया जाता है, इसमें विक्रिया होती है, उसके बाद यहाँ से ऐसे आता है और ये देखा जाता है कि इसमें जीव की उत्पत्ति होगी या नहीं, प्रोटीन बनेगा कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी स्टार्टिंग में गर्म थी और उसी के बीच अभिक्रियाएं संपन्न हुई थी और प्रोटीन, आरएनए और डीएनए इत्यादि का निर्माण हुआ था। तो ये मिलर का प्रयोग है। एक यहाँ पे पात्र है, इसमें इस नल के माध्यम से जल ले लिया गया, इसमें आवश्यक तत्व जैसे मैंने लिखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि को डाल दिया गया, इससे गर्म किया गया, वाष्प बना और ये वाष्प बन के यहाँ आया और यहाँ पर करंट दिया गया, स्पार्क कराया गया, क्योंकि उस समय भी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती थी और उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई थी। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया हुई और मेथेन बनता है, अमोनिया बनता है, जल इत्यादि बनता है और मिलर ने यह दिखाया कि अणुओं का निर्माण इस विधि से हुआ होगा। आगे देखते हैं इसमें, तो दिया है इसमें जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। तो इसमें सबसे खास बात जो आती है और इस चैप्टर में पूरा इसी के बारे में चर्चा होता रहेगा, वो है प्राकृतिक वरण या चुनाव। और यह प्राकृतिक वरण या चुनाव जो है डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी धरती पर वही रह सकते हैं, पृथ्वी पर वही जिंदा रह सकते हैं या वो जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी संतति बढ़ा सकते हैं जो इस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं। ये बताने वाले वैज्ञानिक डार्विन थे, उन्होंने समझाया। अगला जो टॉपिक है कि विकास के प्रमाण क्या हैं। तो विकास कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग की उम्र काफी छोटी होती है, उसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति जो आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, पूरा कैसे जानकारी प्राप्त होता है। तो उसके प्रमाण में दे रहा है कि चट्टानों से, आयु की चट्टानें जो होती हैं, तलछट जो होता है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। दूसरी बात, बहुत सारे जीव जंतु पत्थरों में चिपके होते हैं, यानी किसी कारणवश धरती पर भूकंप आ जाना, पहाड़ों का टूट कर गिरना इत्यादि में शरीर दब जाता है और वो चिन्हित हो जाते हैं। उससे हम पता कर लेते हैं कि ये जीव इस धरती पर आज से कितना वर्ष पहले थे। तो यही विकास के प्रमाण होते हैं। यहाँ दिया है कि उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते वे विलुप्त जीव जो इस दुनिया में आज नहीं है, जैसे जानते हैं हम लोग डायनासोर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका चिन्ह तलछट इत्यादि में मिल जाता है, देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी पर थे। यहाँ पे डायनासोर का चित्र भी दिया है और डायनासोर कई वैरायटी के थे, उनकी हड्डियों में, संरचनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर रहा होगा और सबका नाम दिया हुआ है ट्राइसेरेटॉप्स, टाइरोनोसोरस, टेरेनोडॉन, क्रोकोडिलन, आर्केयोप्टेरिक्स, स्टेगोसोरस और ब्रेकियोसोरस। ये डायनासोर की प्रजाति से संबंधित है। साथ ही प्रमाण में क्या क्या आता है, तो यहाँ आप देखेंगे चित्र में, तो दिया है कि समजातंग, असमजातंग अंग जो होते हैं एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो अंगों की उत्पत्ति से पता चल जाता है। जैसे पंख, हम लोग जानते हैं कि पंख उड़ने का काम करता है, तो पंख में दो चीज दिखेगा, एक समजात, एक असमजात। समजात में क्या होगा, उत्पत्ति समान होगी, कार्य भिन्न भिन्न होगा, तो उसे हम समजात अंग बोलते हैं। दूसरी बात असमजात अंग, उसमें उत्पत्ति अलग अलग होगी लेकिन कार्य समान होगा। जैसे चमगादड़ का पंख, तितली का पंख, कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति भिन्न भिन्न है, इससे भी पता चलता है। दूसरी बात, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया भी है, इन लोग का पंख है, हाथ वगैरह मछली जैसी संरचना, व्हेल जैसी, और ये चीता है, ये मानव है। इन सब का हाथ अगर देखा जाए तो काम तो एक ही है हाथ का, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है। तो ये समजात अंग हो जाते हैं। इसके बाद और भी प्रमाण मिल सकते हैं, जैसे कुछ जीवों या सभी जीवों के अगर भ्रूणीय अवस्था को देखा जाए, भ्रूणीय अवस्था यानी शिशु के गर्भाशय की अवस्था, तो सभी की संरचना समान दिखती है। इसका मतलब है कि सबकी उत्पत्ति किसी एक बिंदु से हुई है। जैसे जल से जीव निकले बाहर और बाहर के बाद कुछ उड़ने लगे, कुछ रेंग कर चलने लगे, कुछ पैरों से चलने लगे, कुछ चारों हाथ पैर से चलने लगे, इस तरह से हुआ।
इसके बाद आगे जो इसमें मेंशन है टॉपिक वह है अनुकूली विकिरण क्या है। अनुकूली विकिरण में फिर से डार्विन की बातें आती है। डार्विन जो थे वह अपनी यात्रा के दौरान, डार्विन जो थे अपनी यात्रा के दौरान गैलोपैगो द्वीप गए थे। गैलोपैगो द्वीप गए थे, वहां पर वो एक फिंच, एक विशेष प्रकार की चिड़िया को देखा था। उस चिड़िया का नाम यहाँ पे डार्विन फिंच रखा गया है। उस चिड़िया में क्या दिखाई दिया, उस चिड़िया की जो एक ही प्रजाति की चिड़िया थी वो भिन्न भिन्न प्रकार थी। किसी की चोंच छोटी और किसी की चोंच बड़ी थी। वह उनके भोजन ग्रहण करने के अनुसार थी। जो चिड़िया पौधों के बीज खाते थे उनकी चोंच छोटी थी, जबकि वो चिड़िया जो बीज भी खाती थी और मांसाहारी भी थी उनके चोंच बड़े थे। और वह चिड़िया जो पूर्णतः मांसाहारी थी उसकी चोंच ज्यादा बड़े थे। इससे यह साबित होता है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार या खान पान के अनुसार, रहन सहन के अनुसार भी अनुकूली विकिरण होता है। मतलब विभिन्नताएं, अंतर एक ही जाति, एक ही जीव में देखने को मिलता है। इस तरह से डार्विन ने समझाया था। आगे देखेंगे इसमें तो आगे आ रहा है जैव विकास। जैव विकास है पांचवा टॉपिक, जैव विकास। जीवों का विकास कैसे हुआ। तो जीवों के विकास में, विकास का मतलब चेंजिंग आना, बदलाव आना। तो इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों की बातें हम लोग करते हैं। एक वैज्ञानिक है लेमार्क, बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम था लेमार्क था, यहाँ पे मेंशन भी है। प्रकृति वैज्ञानिक लेमार्क। डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लेमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण हुआ है। यहां से लेकर यहां तक लेमार्क की बात है। लेमार्क ने बोला कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग अनुपयोग इत्यादि के कारण हुआ है। मतलब लेमार्क ने बोला था कि जीवों के अंदर एक अंतःशक्ति होती है, उसके अनुसार उसके शरीर में परिवर्तन होता है तथा जिस अंग का जीव ज्यादा उपयोग करता है उसका विकास ज्यादा होता है। साथ ही जिस गुण का विकास शरीर में होता है उसे उपार्जित लक्षण का नाम दिया गया। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, मतलब जो लक्षण उपार्जित हुए उपयोग करने से तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। जैसे अनुपयोग में है कि हम लोग मनुष्य के शरीर में पूंछ जो है अवशेष के रूप में बचा हुआ है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं है, अनुपयोग है। उसी तरह हमारे शरीर में अपेंडिक्स पहले पूर्व विकसित हुआ करता था, उसका उपयोग अब नहीं है, इसलिए वह हमारे शरीर में अब अवशेष के रूप में है। उसी तरह आंखों में जो झिल्ली होती है कोने पर, कार्निया जिसको बोलते हैं, वो भी अवशेषी अंग है। इस तरह से अवशेषी अंग है हम लोग के शरीर में। इस पर लेमार्क ने जिराफ का गर्दन कैसे लंबा हुआ उसके बारे में उन्होंने समझाया। लेमार्क का कहना था कि जिराफ का गर्दन इतना लंबा कैसे हुआ। तो धरती पर अकाल पड़ी, सभी जिराफ अपने सर को उठाकर पेड़ के पत्ते खाने में लगा दिया, क्योंकि घास सारे जल गए थे पृथ्वी से। तो पेड़ का पत्ता लगातार खाने से लगातार कई पीढ़ियों तक ऐसा होने से जिराफ का गर्दन लंबा हो गया। ये बात लेमार्क का कहना है। इसी चीज को डार्विन ने भी अपने तरीके से समझाया। डार्विन ने बोला कि जिराफ शुरू में भी हर जीव में विविधता होती है। कुछ जिराफ बड़े भी होते हैं, कुछ जिराफ छोटे भी होते हैं। पृथ्वी पर जब अकाल पड़ा यानी धरती के सारे घास जल गए तो सिर्फ वही जिराफ जिंदा बचे जिनके थोड़े गर्दन लंबे थे। जो छोटे छोटे गर्दन वाले जिराफ थे वह इस दुनिया से विलुप्त हो गए और बड़े गर्दन वाले जिराफ रह गए और उन्होंने लगातार पत्तियों को खाया। तो उनके गर्दन लंबा ऊपर उठाकर ऐसे क्रिया करने से गर्दन में वृद्धि होती गई और आज जिराफ के गर्दन ज्यादा लंबे होते हैं। इस पर दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक सहमत थे कि डार्विन ने सही बोला है। अगला जो टॉपिक है इसमें विकास की क्रिया विधि। विकास की क्रिया विधि कैसे होती है।
तो विकास की क्रिया विधि समझाने के लिए पहले शुरू में धीमा गति से होती है, फिर तेज गति से होती है, फिर गति धीमी हो जाती है। वह इस चित्र के द्वारा समझाई गई है कि यहाँ पे एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये एकदम ऊंचा है, इसके बाद धीरे धीरे ये डाउन होता है और डाउन होता है और एक समय आता है जब यह पूर्णतः ऐसी स्थिति बन जाती है। ये यहाँ पर आकर यह अस्थाई हो जाता है। इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक है हार्डी वेनबर्ग, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सही मायने में बात किया जाए तो उस आने वाला क्वेश्चन जो है ये रहता है कि इनका समीकरण क्या है। तो उन्होंने एक समीकरण दिया था, P+Q के होल स्क्वायर का सूत्र जीवों की संख्या इत्यादि के बारे में P² + 2PQ + Q² = 1। यह हम लोग को एग्जाम में मेंशन करना है। अब देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक में जो दिया हुआ है वह है विकास का संक्षिप्त विवरण, यानी यहाँ से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग 2000 मिलियन पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका प्रकट हुआ। 2 मिलियन वर्ष प्रथम कोशिका प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था। इसी तरह इसमें और भी चीजें हम देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि 500 मिलियन वर्ष पूर्व, 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। अकशेरुकी का मतलब हुआ जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसे अकशेरुकी बोलेंगे। उसके बाद जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष, जबड़े रहित जिसमें जबड़ा नहीं था लेकिन वो मछली है, उसकी उत्पत्ति कब हुई? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे आप तो 320 मिलियन वर्ष है। इसके पूर्व क्या आया? समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप आए थे, 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। इसी तरह और देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है 350 मिलियन, तो 350 मिलियन वर्ष क्या मिला था? तो दिया है कि धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत, यहाँ से देखेंगे, मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछली, यानी वह मछली जिसमें पंख हुआ करती थी, वो कब आई? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। यहाँ भी 350 मिलियन वर्ष है। इसमें दिया कि जबड़े रहित मछली और पंख वाली मछली भी 350 मिलियन वर्ष पहले आई थी। यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, 1938। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जिसका नाम याद कर लेना है, सीलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। पहले इसे विलुप्त माना गया था, लेकिन यह मछली अचानक 1938 में मिली थी अफ्रीका में। आगे और भी इसमें बहुत सारे चीज मेंशन है जो एग्जाम से संबंधित है। दिया है कि अगले 200 मिलियन पूर्व वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृति वाले सरीसृप यानी सांप प्रजाति के पृथ्वी पर अधिपत्य कायम किया, यानी उनका अधिपत्य यानी बहुत अधिक मात्रा में थे। उसी तरह देखेंगे विशाल फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित है। टेरिडोफाइट वह है जो नदियों के किनारे पाए जाने वाले पौधे हैं, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए, यानी कोयला का उत्पत्ति भी यहाँ टेरिडोफाइट प्लांट से लिया गया है। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप के रूप में प्रकट हुए, यानी जो सरीसृप थे वो पानी में गए, फिर मछली वाले जैसे सरीसृप बने और ऐसा देखने को मिला। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप मतलब सांप जैसे प्रजाति निश्चित ही डायनासोर थे, यानी डायनासोर को सरीसृप माना गया था। इनमें से सबसे बड़ा जो था उसका नाम ट्राइरेनोसोरस रेक्स, लगभग इसका हाइट था डायनासोर का 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला। दांतें कैसी थी? तो चक्कू जैसा समझ लीजिए, कटार जैसा था। अब इसका कारण का पता नहीं चला कि वो कैसे इस दुनिया से विलुप्त हो गए। दिया है
कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसकी सही कारणों का पता नहीं है, इसका खोज आज भी जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मारा, ये संभव भी हो सकता है। उसी तरह अब जो हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो है मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आएगा आपका नाम। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम से, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो था वो वन मानुस यानी एप, लंगूर जिसे बोलते हैं, उसके जैसा देखने जैसा लगता था। उसके बाद रामापिथेकस जो था वह मनुष्यों जैसा था। इनके शरीर कैसे थे? बालों से भरपूर थे, शरीर पर बाल हुआ करते थे। और चलते कैसे थे? जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी चलते हैं जंगलों में इत्यादि में, वैसे थे, ये ऐसे थे। उसी तरह एक और इसमें है ऑस्ट्रालोपिथेसिन। ऑस्ट्रालोपिथेसिन, इसे आदि मानव बोला जाता है। कहाँ पाया गया? तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। इसके शरीर के बारे में भी देख सकते हैं। कह रहा है कि साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे। कौन? आदि मानव। ऑस्ट्रालोपिथेसिन जो थे पत्थरों के हथियार का उपयोग करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे, यानी शाकाहारी थे। खोजी गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी, यानी अलग अलग प्रकार की थी। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलस कहा गया था। भले ही हमारे पूर्वज रामापिथेकस या ड्रायोपिथेकस के नाम आते हैं, लेकिन इसमें बात होती है ऑस्ट्रालोपिथेसिन का, आदि मानव का। यह पहला मानव रूप जंतु था। उसके बाद इसमें और भी चीज मेंशन है, जैसे देखेंगे यहां से याद रख लेना है, होमो हैबिलस मानव के सदृश होमो हैबिलस ही था। उसकी दिमागी क्षमता कितनी थी? तो 6 से 50 से 800 सीसी दिमाग की जो कैपेसिटी होती है, उसे जिस मात्रक से नापा जाता है या मापा जाता है वह सीसी है। यानी उस आदि मानव के दिमाग की कैपेसिटी 650 से 800 सीसी था। और वो संभवतः क्या नहीं करते थे? तो मांस नहीं खाते थे। 1991 की बात है कि एक जावा जगह है जहां खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट कर दिया, मतलब उसमें भिन्नताएं देखने को मिली। यह चरण था होमो इरेक्टस का। यहाँ पे नाम याद रखना है, होमो इरेक्टस। क्या दिया इसमें? यह 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ये घटना घटी 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें होमो इरेक्टस का मस्तिष्क जो था वह बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। इसके पहले हम लोगों ने आदि मानव जिसे होमो हैबिलस बोला मैंने, 650 से 800 सीसी का था। वही अगर होमो इरेक्टस के मस्तिष्क की बात करें, बड़ा था, 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस जो है संभवतः मांस खाता था। इसके पहले जो होमो हैबिलस था वो मांस नहीं खाता था, होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। इसके बाद एक और नाम आ रहा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, निएंडरथल मानव। इसके दिमाग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, 1400 सीसी थी। दिया है आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए। कब थे ये? 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई, एशिया की बात कर रहा है ये, मध्य एशियाई देशों में रहते थे। अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। यह काम निएंडरथल मानव किया करते थे। अब बात आती है आधुनिक मानव की। आधुनिक मानव का नाम जो है होमो सेपियंस है। कहाँ पे विकसित हुए? तो अफ्रीका में। यानी हम लोग जो आते हैं, मनुष्य जो आता है, उसको माना गया है कि अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा था, यानी अन्य देशों में पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह
भिन्न जातियों में विकसित हुआ, अलग अलग जातियों में विकसित हुआ। यहाँ मेंशन है 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग आया था, और जिस समय धरती पर अधिक मात्रा में बर्फ हुआ करते थे। हिम युग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। आधुनिक युगी जो हम लोग से ज्यादातर मिलता जुलता है। यह क्या करते थे? मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व किया था। यानी गुफा बनाना, उसमें रहना, जीवन यापन करना। इसके आगे आप देखेंगे तो कृषि कार्य, खेती करना कब आरंभ हुआ? तो कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हो गई थी। कितने साल पहले की बात है? 10,000 साल वर्ष पहले की बात। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता का प्रगति का हिस्सा है। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है, और इस चैप्टर में हमारी कोशिश रही कि हर अच्छे से आपको समझाया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको 12th के फाइनल एग्जाम 2026 में आपको दिला सके। इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसमें जो भी पूछना हो इस कमेंट बॉक्स में आप आकर पूछें, जिसका हम जवाब दें, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन समझाएंगे उसमें उसको मेंशन करें। धन्यवाद।